आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव के अंतराल बुक का कंप्लीट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए यहाँ पर मैं आपको जितना एमसीक्यू क्वेश्चंस करा रहा हूँ, यहाँ पर आप लोगों का पूरा अंतराल खत्म हो जाएगा और इससे बाहर आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देखेंगे, हर एक चैप्टर्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो सबसे पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है सूरदास के झोंपड़े, तो इस चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके हर एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो देखिए हमारा चैप्टर हो गया सूरदास की झोपड़ी, इसके लेखक का नाम हो गया प्रेमचंद। लेखक का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करिएगा। तो सूरदास की झोपड़ी के यहाँ पर लेखक का नाम क्या हो गया? प्रेमचंद इसके लेखक का नाम हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि सूरदास की झोपड़ी पाठ के लेखक कौन है? तो भाई प्रेमचंद है। कौन है? प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? जगधर को स्वयं पर सूरदास की झोपड़ी जलाने का संशय कब होता है? जब वह नायकाराम की बात सुनता है तब उसको यह संशय होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर यह हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए हिंदी का अगर आपको एमसीक्यू बनाना है तो अगर आप हिंदी बुक के चैप्टर को अगर रीड कर रहे हैं तो भाई आप हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ क्लियर हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि भैरव और सुभागी का सूरदास से क्या संबंध था? देखो भैरव और सुभागी पति पत्नी थे। तो यहाँ पर ये जो भैरव और सुभागी है इनका सूरदास से क्या संबंध है? तो ये आपस में पड़ोसी थे। क्या थे? पड़ोसी। तो पड़ोसी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 4 कि भैरव की पत्नी का नाम क्या था? तो सुभागी। भैरव की पत्नी का नाम सुभागी। ठीक है, सुभागी। ठीक है, सुभागी के पति का नाम अगर पूछा जाए तो भैरव बोलना है। ठीक है, सुभागी के पति का नाम हो गया भैरव और भैरव की पत्नी का नाम हो गया सुभागी। इस बात को भी आप जान लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सूरदास को किसके जल जाने का ज्यादा दुख था? तो पोटली। जब सूरदास की पोटली जल जाते हैं तो भाई बहुत ही दुख पहुंचता है इनको, तो पोटली हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। इसका झोपड़ी जलता है उसको इतना दुख नहीं है जितना इसके पोटली जल जाने से इनको दुख है। इसके बाद आगे देखो, मिठुआ और सूरदास के बीच कौन सा रिश्ता था? तो बाप बेटे का, यानी कि सूरदास के बेटे का नाम मिठुआ था। ये दोनों के बीच का जो रिलेशन था क्या था? बाप बेटे का था। आगे देखो अगला क्वेश्चन, भैरव को सूरदास के प्रति उकसाने का कार्य किसने किया? तो जगधर ने किया। किसने किया? जगधर ने किया है। 7 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जगधर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि सूरदास की पोटली किसने चुराई थी? किसने सूरदास की पोटली चुराई है? तो भैरव ने। किसने चुराई थी? भैरव ने चुराई थी। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? सूरदास की पोटली में कितने पैसे थे? कितने पैसे थे? तो उसमें लगभग करीबन 500 रुपये से ऊपर, 500 रुपये से अधिक पैसे थे उसमें। ठीक है, तो 9 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 500 रुपये से ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि सूरदास ने पैसे कैसे जमा किए थे? तो ये भीख मांग मांग कर, ठीक है, यानी कि भीख मांग कर ये पैसा इकट्ठा किए थे, पैसा जमा किए थे। क्वेश्चन नंबर 11, जगधर कैसा व्यक्ति था? तो जगधर एक लालची व्यक्ति था। लालची हो जाएगा इसका आंसर, लालची। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सूरदास की झोपड़ी किस विधा में लिखा गया है? तो ये उपन्यास, ये एक उपन्यास का अंश है। ठीक है, कौन सा उपन्यास? उस उपन्यास का नाम है, प्रेमचंद का ही एक उपन्यास है जिसका नाम है रंगभूमि, और रंगभूमि उपन्यास का ही एक अंश है सूरदास की झोपड़ी। सूरदास की झोपड़ी। ठीक है, ये चीज आप जान लो। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, सूरदास की झोपड़ी पाठ में सूरदास कौन है? तो सूरदास इसमें एक अंधा भिखारी है, तो भिखारी हो जाएगा इसका आंसर। 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे कथन से सूरदास के चरित्र की कौन सी विशेषता उभर कर सामने आती है? मतलब यहाँ पर जब बोला जाता है कि अगर कोई आकर फिर से अगर हमारे झोपड़े को जला देते हैं तो सूरदास बोलते हैं कि कितनों भी बार आए, अगर कोई 100 लाख बार भी अगर हमारे झोपड़ी को जला देते तो हम 100 लाख बार हम अपने झोपड़ी को बना लेंगे। तो इससे क्या पता चलता है? इससे सूरदास की कौन सी विशेषता यहाँ पर सामने प्रकट होती है? कौन सी विशेषता उभर कर सामने आती है? तो भाई वो एक आशावादी दृष्टिकोण, आशावादी दृष्टिकोण की यहाँ पर है, जीवित रहने की जिजीविषा और आत्मविश्वास, ये सब के सब यहाँ पर जो विशेषता है उभर कर सामने आती है। तो इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा। 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देख लो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर क्या देख सकते हैं
कि सूरदास द्वारा पोटली में जोड़कर रखे रुपयों से क्या करने की योजना बनाई गई थी। देखिए, सूरदास पोटली में जो पैसा रखते थे उनका मकसद क्या था, वे इन पैसों से क्या करना चाहते थे। तो ये इन पैसों से देखो क्या क्या करना चाहते थे। पहला बात, वे अपने पुत्र मिठुआ का विवाह कराना चाह रहे थे। दूसरा, अपने पितरों को पिंडदान देना चाह रहे थे और अपने नामलेवा का उद्धार करने की। और एक कुआं भी अगर ऑप्शन में आता है ना, कुआं बनाने का, तो ये भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर इनमें से सभी हो जाएगा। मतलब बात समझो, अपने बेटे का विवाह के लिए, जो पितरों जो उनका जो पूर्वज है उनका पिंडदान देने के लिए, उनको उद्धार करने के लिए ही ये पैसा इकट्ठा करते थे। ये हो जाएगा यहाँ पर इनमें से सभी, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देख लो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 16 क्या है। क्वेश्चन 16 है कि भैरव ने सूरदास पर क्या आरोप लगाया। तो बोलते हैं सूरदास को कि तुम ठगी हो, तुम दुष्चरित्र हो, तुम दुराचारी हो। यानी इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 17 क्या है कि सुभागी अकेले रहकर जीवन यापन करने का निर्णय किस कारण कर चुके हैं। तो जो भैरव का जो स्वभाव था ना, बहुत ही अच्छा नहीं था, मतलब बहुत ही खराब स्वभाव था, बहुत ही नीरस स्वभाव था। इसीलिए यहाँ पर सुभागी बोलता है कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि भैरव अपनी पत्नी सुभागी को बहुत ही मारते थे, पीटते थे, गाली गलौज करते थे, इसीलिए। ठीक है, तो भैरव के नीरस स्वभाव के कारण ये चाहती थी कि मैं अकेला ही रहूं। आगे देख लो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 18, जगधर भैरव को क्या सलाह देता है। तो वे बोलते हैं कि तुम सूरदास का जो पोटली से जो पैसा चुराए हो उसको लौटा दो, यानी कि सूरदास के रुपये लौटा देने की सलाह देते हैं। 18 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, सूरदास का सारा नैराश्य, गैलानी और क्षोभ कैसे दूर हो गया। तो घिसू के द्वारा कहे गए शब्दों से। घिसू जो शब्द बोलते हैं उनसे क्या होता है, उनका जो भी निराशा था, गलानी था, क्षोभ था, सब दूर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि सूरदास में आशा का संचार होने पर वह अपनी प्रतिक्रिया कैसे अभिव्यक्त करता है। कैसे, तो दोनों हाथों से राख को उड़ाकर, जो झोपड़ी का जो राख होता है उसको दोनों हाथों से उड़ाकर ये अपने एक्सप्रेशन देते हैं, अपना रिएक्शन देते हैं। सूरदास की सारी इच्छाएं धरी की धरी क्यों रह गई, इसीलिए क्योंकि उनका झोपड़ी तो जला और साथ ही साथ उनकी रुपयों की पोटली भी जल गई, इसी के चलते। तो झोपड़ी के साथ रुपयों की पोटली भी जल जाने पर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे। तो नवाब राय, ये उर्दू से नवाब राय से लिखते थे, मतलब नवाब राय लिखते थे। और इनका वास्तविक जो नाम था धनपत राय, इनका वास्तविक नाम क्या था, धनपत राय। और इन्हें नवाब राय के नाम से भी जाना जाता है, इस बात का भी आप लोग याद रखना। आगे देख लो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। यह कथन किसका है। तो ये कथन है नायक राम का। किसका, नायक राम का ये डायलॉग है। आगे देखो, सुभागी भैरव से डरकर रात भर कहाँ छिपकर बैठी थी। तो सूरदास की झोपड़ी में, सूरदास की झोपड़ी में जाकर ये बैठी थी। सूरदास किस कार्य को पूर्ण करने हेतु रुपया इकट्ठा कर रहा था। किस कार्य को, तो मैंने अभी बताया कि अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए, मिठुआ की शादी कराने के लिए और कुआं बनवाने के लिए। तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, जगधर किसका खोंचा लगाता था। तो जगधर मिठाई का खोंचा, यानी ठेला आप बोल सकते हो, ठीक है, मिठाई का खोंचा लगाता था ये। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि सुभागी सूरदास की झोपड़ी में क्यों छिपी। तो अपने पति की मार से बचने के लिए, अपने पति की मार से बचने के लिए वे सूरदास की झोपड़ी में छिप जाते हैं, क्योंकि जो भैरव थे ना वे अच्छे आदमी नहीं थे, वह बहुत ही ज्यादा सुभागी को मारते थे, पीटते थे, गाली गलौज करते थे, इसीलिए। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 28, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। तो धनपत राय, धनपत राय हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, भैरव को सूरदास के खिलाफ उकसाने और भड़काने की किसकी भूमिका थी। तो जगधर थोड़ा नाटी कुटी आदमी है, ठीक है। इसके बाद आगे देखो, भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग क्यों लगाई। तो आग लगाने का कारण था, पहला बात तो जगधर ने उसको उकसा दिया। पूरे गांव में सुभागी और सूरदास के अवैध संबंध के बारे में बात विचार फैल जाता है और उनको शक भी होता है। सुभागी को मारने से रोकने के लिए फिर सूरदास मारने भी नहीं देते हैं सुभागी को। इन कारणों से क्या करते हैं, जो भैरव थे ये सूरदास की झोपड़ी को जला देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सुभागी थी ना वो इस भैरव के मार के डर से मतलब रात भर सूरदास की झोपड़ी में ही छिप कर रह जाती है। इसीलिए सूरदास को किस बात का दुख था, तो झोपड़ी जल जाने का इनको दुख नहीं था, बल्कि रुपयों की जो पोटली थी ये जब खो जाता है, ये जब चोरी हो जाते हैं, इस चीज का उनको मतलब दुख था। तो रुपयों की पोटली खो जाने का उनको दुख था। आगे देखो, सुभागी किसकी पत्नी थी, तो भैरव की। तुम खेल में रोते हो, यह कथन किसका है, यह कथन है घिसू का। किसका, घिसू का। मिठुआ के मित्र घिसू ने मिठुआ से कहा, मिठुआ के जो मित्र है कौन, घिसू, और घिसू मिठुआ से बोलते हैं तुम खेल में रोते हो,
ये कथन घिसू का है, ये कथन घिसू का है। और यही बात से यहाँ पर सूरदास को एनर्जी मिलता है। ठीक है, आगे देखो, सूरदास किस अंग से दिव्यांग थे? तो भाई वे अंधे थे, यानी वे दृष्टिहीन थे, वे दृष्टिहीन थे, ये हो जाएगा आंसर। सूरदास से संबंधित कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। सूरदास में अदम्य जिजीविषा और संघर्ष का भाव था, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। सूरदास की झोपड़ी शीर्षक पाठ में अंधा भिखारी है, अंधा भिखारी कौन है? तो सूरदास इसमें अंधा भिखारी है। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? तो 1880 में इनका जन्म हुआ है, नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में किस जिले में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, या फिर बनारस भी आप बोल सकते हो, बनारस बोलो या फिर वाराणसी बोलो, एक ही हुआ। ठीक है, तो प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। आगे देखो, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो इनको धनपत राय के भी नाम से जाना जाता है, धनपत राय आप बोल सकते हो यहाँ पे। प्रेमचंद का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया? तो सोजे वतन, सोजे वतन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। ठीक है, जब्त कर लिया था। प्रेमचंद उर्दू रचनाएं किस नाम से लिखते थे? तो नवाब राय, किससे? नवाब राय से, नवाब राय हो जाएगा इसका आंसर। प्रेमचंद ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया? तो माधुरी, हंस, मर्यादा, सब के सब, ये सभी हो जाएंगे इसके आंसर। और इनका निधन यानी प्रेमचंद का मृत्यु कब होता है? तो 1936 को, 1936 को इनका मृत्यु हो जाता है। सूरदास की झोपड़ी पाठ के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद है, मैंने बता दिया। प्रेमचंद की किस उपन्यास का अंश सूरदास की झोपड़ी है? यह भी मैंने ऊपर में बता दिया है, रंगभूमि हो जाएगा, रंगभूमि उपन्यास। सूरदास की झोपड़ी पाठ में मुख्य नायक कौन है? तो सूरदास, इसमें जो मेन जो कैरेक्टर है कौन है? सूरदास है, सूरदास हो जाएगा इसका आंसर। सुभागी कौन थी? तो भैरों की धर्मपत्नी, भैरों की पत्नी का नाम सुभागी। सूरदास झोपड़ी में पोटली कहाँ छिपाकर रखता था? तो बडेर में, कहाँ रखता था? बडेर में छुपाकर रखता था, बडेर यानी छप्पर में, बडेर में छप्पर होता है, छप्पर में छुपाकर रखता था। सूरदास का किसमें विश्वास था? तो पुनर्निर्माण में, जब उनका झोपड़ी यहाँ पर जल जाते हैं तब भी बोलता है कि नहीं भाई उनको पुनर्निर्माण में विश्वास था, वो सोच रहे थे कि मैं फिर से झोपड़ी यहाँ पर बनवा लूंगा, बना लूंगा। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा, पुनर्निर्माण हो जाएगा। जगदर किससे ईर्ष्या करता था? तो भैरों से, जगदर किससे ईर्ष्या करता था? भैरों से। ठीक है, ये सब आप लोग नोट डाउन करो। इसके बाद देखो हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम है बिस्कोहर की माटी। ठीक है, इसके लेखक का नाम है विश्वनाथ त्रिपाठी। इनका जो जन्म है 16 फरवरी, देखो 16 फरवरी 1931 को बिस्कोहर गांव में हुआ था। और इसी को लेकर इन्होंने अपने गांव के बारे में एक आत्मकथा लिखा है जिसका नाम है बिस्कोहर की माटी। बिस्कोहर गांव अगर बोला जाए तो ये बस्ती जिला में है, उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला में है बिस्कोहर गांव। और बिस्कोहर की माटी, ये जो चैप्टर आप देख पा रहे हो, इसके लेखक का नाम है विश्वनाथ त्रिपाठी और इनका जन्म 16 फरवरी 1931 को हुआ था। और कौन से आत्मकथा का अंश है बिस्कोहर की माटी? तो देखो यहाँ पर ये जो विश्वनाथ त्रिपाठी है इनका एक आत्मकथा है जिसका नाम है नंगा तलाई का गाँव, नंगा तलाई का गाँव। और इसी आत्मकथा से लिया गया है बिस्कोहर की माटी, मतलब इसी का एक अंश है बिस्कोहर की माटी। तो बिस्कोहर की माटी विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा रचित उनकी आत्मकथा का एक अंश है। आत्मकथा का नाम नंगा तलाई का गांव। ठीक है, इसमें लेखक ने अपने गांव, वहाँ के जीवन और आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन किया है। इसमें कई प्रकार के सांपों का भी वर्णन हुआ है, जैसे होडहा, मजगिदवा जो कि विषहीन है, मतलब इसमें जहर नहीं है, धामिन ये भी विषहीन है, गेहुवन जो जहरीला है, घेरकाई भतिया ये भी जहरीला है। तो बहुत प्रकार के सांपों का वर्णन किया गया है। खैर कोई नहीं, चलो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस देखते हैं। अभी मैंने बता दिया ये जो चैप्टर आप देख पा रहे हो बिस्कोहर की माटी, ये किस विधा में लिखा गया है? तो ये आत्मकथा, ये आत्मकथा है, ये आत्मकथा है, लेखक का एक आत्मकथा है। बिस्कोहर की माटी पाठ के रचनाकार कौन है? तो विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ त्रिपाठी इनके क्या है? रचनाकार है, लेखक है। कोइया किसे कहते हैं? तो कुमुद के फूल को, कुमुद के फूल को कोइया बोला जाता है। देखो कुमुद के फूल को क्या बोला जाता है? कोइया। और इसको कोकाबेली भी बोला जाता है, याद रखना, इसको कोकाबेली, कोइया को कुमुद तथा कोकाबेली भी कहते हैं। कोइया को कुमुद भी बोला जाता है और कोकाबेली भी बोला जाता है। बिस्कोहर की माटी में लेखक ने किस अत्याचार की बात कही है? इसमें किस प्रकार के अत्याचार का बात हुआ है? तो लेखक का जब दूध छूट जाता है, मतलब जब उनके छोटे भाई का जन्म हो जाता है तो उनका दूध छूट जाता है और उनके मतलब माँ के दूध पर छोटे भाई कब्जा कर लेते हैं, तो वो बोलते हैं कि मेरे ऊपर अत्याचार हो गया। यानी माँ के दूध पर छोटे भाई का कब्जा, माँ के दूध पर छोटे भाई का कब्जा, ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखो, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि बतिया, कथरी और बरहा का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब हो जाएगा फल का अविकसित रूप, बिछौना,
खेतों की सिंचाई के लिए बनाई गई नाली, ये हो जाएगा इसका मतलब। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लो, अपने बच्चे के प्रति माँ के ममत्व को लेखक कब समझ पाया। माने अपने बच्चे के प्रति माँ का जो ममता है, लेखक इस चीज को कब समझ पाते हैं, जब वो देखते हैं कि बतखों को अपने अंडे सेते हुए देखकर। जब बतख अपने अंडे को सेते हैं तब उनको पता चलता है कि भाई माँ और बेटे में एकदम बहुत ही ममता होता है। ठीक है, ये हो गया। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बिस्कोहर में लेखक को खेतों, खलिहानों तथा तालाब आदि स्थानों पर किसके दर्शन होते थे, किसके दर्शन हो जाते थे, तो सांप के। मतलब हर जगह पे गांव है तो गांव में सांप देखने को आपको मिलेंगे, तो सांप के दर्शन हो जाते थे हर जगह पे। लेखक की माँ लू से उसे बचने के लिए क्या करती थी, तो यहाँ पर देखो जो ऑप्शन दिया गया उसके अकॉर्डिंग उसके कपड़ों में प्याज बांध देती थी। और भाई आम का प्रयोग भी करते थे, आम का प्रयोग भी करते थे, लेकिन यहाँ पर आम ऑप्शन में है नहीं। खैर कोई नहीं, चलो प्याज वाला ऑप्शन में है तो प्याज हो जाएगा, यानी उसके कपड़ों में प्याज बांध देती थी, ये हमारा इसका सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। वर्षा ऋतु में आई आंधी, वर्षा और बाढ़ का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इससे क्या होते हैं, छप्पर, दीवार और घर नष्ट हो जाते हैं, सोच जाने की समस्या खड़ी हो जाती है, भीगी लकड़ी से चूल्हा जलाना कठिन हो जाता था। ऑप्शन 1, 2, 3 सब सही है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे देख लो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। धान की फसल से धरती किस ऋतु में फट जाती थी, तो शरद ऋतु में, शरद ऋतु में। ठीक है, शरद ऋतु। लेखक ने अपनी माँ की तुलना किससे की है, तो इस चैप्टर में बतख से किया गया है, बतख हो जाएगा। आगे देखो, ग्रामीण जीवन की कौन सी बातें आज के जीवन में प्रेरक और शिक्षाप्रद हो सकती है, तो यहाँ पर यह बात है कि पर्यावरण को संरक्षित रखना, बुजुर्गों की देखभाल करना तथा उन्हें सम्मान देना, माताओं द्वारा बच्चों को अपना दूध पिलाना, ये सब के सब हो जाएंगे, यानी कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में 13। वर्षा होने के बाद वातावरण में क्या परिवर्तन आता है, तो वर्षा होने के बाद पशु पक्षी झूमने लगते हैं, सही है। दूब और अन्य वनस्पतियों को नवजीवन मिल जाता है, ये भी सही है। पेड़ पौधों की सुंदरता देखते ही बनती है, ये भी सही है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। लेखक को आत्मिक सुख की प्राप्ति कैसे होती है, तो तालाब के जल में स्नान करके, तालाब के जल में स्नान करके इनको आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है लेखक को। आगे देखो, लेखक ने अपने से 10 वर्ष की बड़ी औरत की सुंदरता की तुलना के लिए किसका चयन किया है, तो यहाँ पर जूही और चांदनी का, जूही और जूही एक फूल होता है, तो जूही और चांदनी का यहाँ पर तुलना किया गया है, जूही और चांदनी हो जाएगा। एक गाना भी है ना, चांद सा रोशन चेहरा, भालों का रंग सुनहरा, तो बस वही समझो भाई, यहाँ पर चांद से यहाँ पर तुलना किया गया है। गांव में लू से बचने के लिए क्या उपाय किए जाते थे, मैंने बताया कि कपड़ों में प्याज की गांठ बांधना, कच्चे आम को पकाकर आम रस बनाकर पीना, ये सब के सब हो जाएंगे। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 सही होगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो, भोजपत्रों पर भोज करने की किसकी परंपरा है, तो हिंदू परिवारों की, ये हिंदू धर्म की परंपरा है। आत्मकथा नंगा तलाई का गांव का नायक कौन है, तो विश्वनाथ। कौन है भाई, विश्वनाथ। देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, एक है विश्वनाथ, एक है शिवनाथ, शिवनाथ नहीं भाई विश्वनाथ, ठीक है, विश्वनाथ हो जाएगा। अमरनाथ, जगन्नाथ, बहुत ऑप्शन है, विश्वनाथ सही होगा। लेखक ने माँ की तुलना बतख से क्यों की है, तो बच्चों के प्रति सतर्क रखने से, क्योंकि जो बतख होते हैं अपने अंडे को बहुत ही सतर्कता से मतलब सेते हैं, बहुत ही सतर्कता से उनको संभाल कर रखते हैं, इसीलिए ये हो जाएगा। आगे देखो, इसके बाद देखो हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में। एक गांव है अपना मालवा, यहाँ पर मतलब पहले जो होता है ना भाई, बहुत ही मतलब यहाँ पर हरा भरा बहुत ही अच्छा गांव रहता है, लेकिन वहाँ पर फैक्ट्री वगैरह लगने के बाद ये गांव पूरी तरीके से उजड़ जाता है, इसलिए इस चैप्टर का नाम है अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में। इसके लेखक का नाम है प्रभास जोशी। प्रभास जोशी का जो जन्म है इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है और 1937 में इनका जन्म हुआ है, इस बात को खोपड़िया में डाल लो, ठीक है, क्योंकि ये सबसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। आगे देखो अगला क्वेश्चन, अपना मालवा पाठ के लेखक का चुनाव कीजिए, कौन है, तो प्रभास जोशी इसके लेखक का नाम है। प्रभास जोशी का जन्म कब हुआ है, तो 1937 में इनका जन्म हुआ है। लेखक का जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, तो इनका जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है, इंदौर के मध्य प्रदेश में। 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 इंदौर मध्य प्रदेश हो जाएगा। आगे देख लो, प्रभास जोशी ने पत्रकारिता का आरंभ किस संपादक के अंतर्गत किया था, तो राजेंद्र माथुर जो संपादक थे ना, इन्हीं के अंतर्गत किए थे, ठीक है। आगे देखो, प्रभास जोशी ने अपना पहला अखबार निकाला जिसका नाम क्या था, इसका नाम था जनसत्ता। क्या नाम था इसका, जनसत्ता, जनसत्ता हो जाएगा। इसमें एक्चुअल में इसका जो मेन मोटिव था सामाजिक, इनका मोटिव क्या था, सामाजिक से रिलेटेड था ये, ठीक है। आगे देखो,
जनसत्ता अखबार का संपादकीय किस क्षेत्र की ओर झुकाव रखता था? तो सामाजिक, मतलब सामाजिक गतिविधियों के ऊपर ज्यादा ये फोकस करता था। अपना मालवा किस विधा में लिखा गया है? तो संस्मरण, संस्मरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा, संस्मरण हो जाएगा। पाठ के प्रारंभ में मालवा प्रदेश को कैसे प्रदर्शित किया गया है? तो स्टार्टिंग में भाई यहाँ पर प्राकृतिक संपदा से ये समृद्ध होते हैं, मतलब ऐसा कोई चीज नहीं है जो यहाँ पर ना हो, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, मतलब गजब। लेकिन फिर बाद में सब कुछ उजड़ जाता है वहां पे, ठीक है। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही होगा। चौमासा के समय मालवा तथा राजस्थान में किस भिन्नता की ओर संकेत किया गया है? तो चौमासा के समय क्या होता है, वहां पर जगह जगह तालाब बना हुआ था, जगह जगह तालाब बना हुआ था, जगह जगह तालाब बना हुआ था। त्योहारों के समय मालवा के घर आंगन को किससे लिपा जाता था? तो गोबर से, उसमें गोबर से लिपा जाता था, ठीक है। लेखक के अनुसार सभ्यताओं का जन्म किसने दिया? तो नदियों ने, नदियों से ही, क्योंकि भाई आप जितने भी सभ्यता को पढ़ोगे, चाहे आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ो, हड़प्पा सभ्यता पढ़ो, कोई भी सभ्यता पढ़ो, तो कोई ना कोई नदी घाटी किनारे की ही विकसित हुआ है हर एक सभ्यता, ठीक है। आगे देख लो। लेखक ने मालवा प्रदेश की किस विशेषता को रेखांकित किया है? तो मालवा प्रदेश की मिट्टी, नदियों का उद्गम और विस्तार, मालवा के लोगों रहने और जीने का ढंग, मालवा की संस्कृति और बारिश, यानी इस चैप्टर में सब चीज के बारे में बताया गया है कि इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देख लो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। लेखक के अनुसार खाऊ उजाड़ू सभ्यता का क्या तात्पर्य है? तो खाऊ उजाड़ू सभ्यता का तात्पर्य है कि जीवन मूल्यों की परवाह किए बिना विकास की अंधी दौड़ में शामिल होना। मतलब यहाँ पर कुछ भी ध्यान नहीं रखा जा रहा कि हमारे पर्यावरण किस प्रकार से नष्ट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, क्या नहीं, सब चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं रखा जा रहा है। बस विकास करना है, फैक्ट्री लगाना है, सब कुछ जुड़ जाए, किसी से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। आगे देख लो क्या है, नागदा स्टेशन पहुंचने पर मीनाजी ने लेखक को क्या जानकारी दी? तो जानकारी देते हैं कि अत्यधिक वर्षा के कारण सोयाबीन की फसलों के नष्ट होने की, मतलब बोल रहा है कि अधिक वर्षा के कारण सोयाबीन का जो फसल है वह नष्ट हो गया है। लेखक अब पहाड़ क्यों नहीं चढ़ पाएंगे? क्योंकि उनका एज बहुत हो गया है, कि अधिक आयु के कारण, उनका एज जो है ना बहुत ज़्यादा हो गया, इसीलिए अधिक आयु के कारण। आगे देखो, मालवा में होने वाली बरसात पर जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? पहला, गेहूं और चने की फसल अच्छी होने की आशा में लोग प्रसन्न हो जाते हैं, सही है। नदियों में उबलता पानी और लहलहाते फसलों को देखकर संपन्नता का आश्वासन मिलता है, सही है। सोयाबीन की फसल नष्ट हो जाती है, ये भी सही है। इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर, इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लो भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। लेखक 2 बार विंध्य के घाट पर क्यों उतरते हैं? तो ओंकारेश्वर तथा नेमावर जाने के लिए, ठीक है, ये 2 जगह जाने के लिए ये उतरते हैं। क्वेश्चन 18 कि मालवा में पहले जैसी वर्षा न होने का क्या कारण बताया गया है? तो वहां पर पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों की तेजी से कटाई, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में लगातार वृद्धि, सबके सब हो जाएंगे इनमें से सभी, क्योंकि वहां पर इस प्रकार से वहां पर फैक्ट्री वगैरह लगाया गया जिससे वनों की अंधाधुंध कटाई की गई, जिससे वायु प्रदूषण, पर्यावरण में प्रदूषण हुआ, पर्यावरण में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैसें की मात्रा बढ़ गई, यही सब इसका कारण है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देख लो अगला क्वेश्चन, आज की विकासशील और औद्योगिक सभ्यता को लेखक ने क्या माना है? तो इनको उजाड़ की अपसभ्यता, इसमें खाली उजाड़ ही है, उन्नति प्रगति कुछ नहीं है, बल्कि इसमें पूरा सब कुछ उजड़ जा रहा है। आगे देख लो, आगे है, लेखक मालवा की नदियों की दुर्दशा के लिए किसे जिम्मेदार मानता है? तो पश्चिमी देशों की सभ्यता को, जो पश्चिमी देशों की जो सभ्यता है, क्योंकि उधर ही अधिक मात्रा में फैक्ट्री वगैरह लगे हुए होते हैं, इसलिए पश्चिमी देशों की सभ्यता को लेखक मालवा की नदियों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार मानते हैं। इसके बाद आगे देखो, विक्रमादित्य भोज और मुंज ने तालाब या बावड़ियों किस लिए बनवाई थी? तो ताकि धरती के गर्भ में पानी को संचित रख सके, मतलब यहाँ पर भौम जल स्तर बनाए रखने के लिए, यानी कि धरती के गर्भ में पानी मतलब वहाँ पर इकट्ठा रहे, संचित रहे, इसीलिए, ठीक है। 21 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज की सभ्यता नदियों के पानी को कैसा बना रही है? तो नदियों के पानी को भाई गंदे नालों के समान बना रहे हैं, गंदे नाले के समान बना रही है। क्योंकि देखो भाई फैक्ट्री वगैरह जो भी होती है ना, फैक्ट्री का जो भी कूड़ा कचरा वगैरह जो भी रहता है नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे नदियाँ जो है ना भाई एक नाले का रूप ले लेती है, ठीक है। तो गंदे नाले के समान इसको बना दे रहे हैं। क्या है, नीर वाला मालवा सूखा हो जाने का क्या कारण है? तो पानी का लगातार दोहन करना, मतलब पानी का वहां पर अधिक की मात्रा में दोहन हुआ, इसीलिए। इसके बाद देखो आगे क्या है, आगे है आधुनिक इंजीनियरों के अनुसार पुराने जमाने के लोग कुछ नहीं जानते थे, इसके पीछे हुए तर्क ये देते हैं। तो ज्ञान तो पश्चिम के रेनेसा यानी कि पुनर्जागरण के बाद ही आया है, मतलब ये तर्क देते हैं कि भाई पहले उन लोगों को ज्ञान नहीं था, तो इंजीनियर जैसा ये काम नहीं कर पाएंगे। जो भी इंजीनियर का जो है ये पश्चिमी पुनर्जागरण के कारण ही, ये पुनर्जागरण के बाद ही आया है, इसीलिए।
इसके बाद देखो, लेखक की प्रकृति के संदर्भ में क्या धारणा उभर कर आती है। तो ये बोलते हैं प्रकृति के विरुद्ध किया गया कोई भी कार्य लेखक को स्वीकार नहीं है, मतलब प्रकृति के विरुद्ध अगर कोई भी काम करोगे तो यह हमें स्वीकार नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस है, वन लाइनर देखेंगे। पहला क्वेश्चन, नवरात्रि की पहली सुबह मालवा में क्या होता है। तो घर स्थापना की तैयारी होती है। मालवा में मानसून के जाने का कौन सा महीना होता है। तो यहाँ पर क्या है, क्वार का महीना। क्या हो जाएगा, क्वार का महीना हो जाएगा। ठीक है। बीते महीने उज्जैन में किसका पानी घरों में घुस गया था। तो शिप्रा नदी का पानी। इस बार के मालवा में कितनी वर्षा हुई है। तो 40 इंच। आज का मालवा कैसा है। तो आज का मालवा सूखा है। मालवा में किस वर्ष अतिवृष्टि हुई और कितनी। तो 1973 में करीबन 77 इंच के आसपास। लेखक के अनुसार हमारी वर्तमान सभ्यता, जिसे हम विकास की औद्योगिक सभ्यता मानते हैं, वह वास्तव में क्या है। तो वह खाऊ उजाड़ू की अपसभ्यता है, मतलब वह खाऊ उजाड़ू की अपसभ्यता है, उसमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें धरती के तापमान को कितना बढ़ा देती है। तो 3 डिग्री सेल्सियस तक ये बढ़ा देती है। आगे देखो, कितनी बारिश होने पर राज्य में सूखा घोषित किया जाता है। तो 28 इंच से कम। 28 इंच से कम अगर बारिश होती है तो राज्य में क्या होता है, सूखा घोषित किया जाता है। इसके बाद आगे देखो, धरती की तपश को बढ़ाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य गैसें किन देशों से अधिक निकलती है। तो अमेरिका तथा यूरोप जैसे विकसित देशों से, मतलब जिन देश में भाई अधिक मात्रा में फैक्ट्री वगैरह लगे हुए हैं उन देशों से। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, जहां पर हमने पूरा अंतराल जो है, हमने अंतराल के हर एक क्वेश्चंस को देखा। इससे बाहर नहीं जाएगा, इसको आप कर लो। तो चलो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।